नमस्कार दोस्तों, माइनिंग मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी का यूनिट नंबर 2 जो कि है माइनिंग टर्मिनोलॉजी एंड डेफिनेशन को स्टार्ट किया था। इसमें मैंने आपको पार्ट 1 के वीडियोस में मैंने आपको बताया जो भी टर्मिनोलॉजी थे रिलेटेड टू ओपन कास्ट एज वेल एज अंडरग्राउंड माइंस वी शैल डिस्कस इन दैट वीडियोज़। यदि आपने वो वीडियोस देखा नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और पार्ट 1 का वीडियोस देख लें। और पार्ट 2 में हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे जो भी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मेटेलिफेरस माइंस, जो मेटल्स माइंस से रिलेटेड है टर्मिनोलॉजी, उन सभी को देखेंगे। और साथ ही साथ जो आपका लास्ट टॉपिक आ जाता है सपोर्टिंग इन अंडरग्राउंड माइंस, उसको भी आज हम देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो करते हैं शुरू। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेक श्योर बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हाँ, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे फॉलो करें। और वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें यार, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मुझे लगभग 3 से 4 घंटा लग जाता है। सबसे पहला होता है कि हमें एक नोट्स प्रिपेयर करना होता है। मैं अपना खुद का लैंग्वेज में ही उस नोट्स को तैयार करता हूँ ताकि आपको सरल भाषा में समझा सकूँ और सरल भाषा में आप उस नोट्स को, यदि आप अपना नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा मेहनत करता हूँ ताकि जो नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको आगे चल के बेनिफिशियल साबित हो। तो लेट्स गेट स्टार्ट। देखते हैं मेटेलिफेरस माइंस किसे कहते हैं। वैसे माइंस जो कोल माइन और ऑयल माइन से अलग हो तो वैसे माइंस को हम लोग मेटेलिफेरस माइंस कहते हैं। द माइन अदर देन द कोल माइन और ऑयल माइन इज नोन एज मेटेलिफेरस माइंस। मेटेलिफेरस माइंस के टर्मिनोलॉजी को समझने से पहले यदि आप मेटल्स माइंस के रफली डायग्राम को देख लेते हैं तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द मेटल्स माइंस। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं डायग्राम को एंड देन वी प्रोसीड टू द टॉपिक्स विच आर इन द डायग्राम शैल वी डिस्कस फर्दर। चलिए डायग्राम को देखिए। सबसे पहला ऊपर में आपको जो एक रोडवे नज़र आ रहा होगा जिसे हमने एरो से मार्क किया है, उस रोडवे को हम लोग लेवल्स कहते हैं। मेटल्स माइंस में उस रोडवे को हम लोग लेवल्स कहते हैं। द लेवल किसे कहते हैं? द हॉरिजेंटल ड्राइवेज इन अ मेटल माइन इज कॉल्ड लेवल्स। दोस्तों, और बॉडी तक पहुंचने से पहले हमें एक रोडवे का फॉर्मेशन करना होता है। उस जिस रास्ता का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं मेटल्स माइंस में और बॉडी तक पहुंचने के लिए, उसको हम लोग लेवल कहते हैं। देखते हैं कि लेवल इंटरवल्स किसे कहते हैं। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू लेवल इज नोन एज लेवल इंटरवल्स। दोस्तों, दो लेवल के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसी को हम लोग लेवल इंटरवल्स कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है रेंज इज जस्ट अपोजिट ऑफ रेज। रेज कहता है कि यदि आप लोअर मेन लेवल से अपर मेन लेवल तक जिस रास्ता से गए उस रास्ता को हमने रेज कहा। और विंज कहता है कि जिस रास्ता से आप अपर लेवल से लोअर लेवल तक पहुंचते हैं उसको हम लोग विंज कहते हैं। डाउनवर्ड ड्राइवेज फ्रॉम द अपर मेन लेवल टू मीट द लोअर मेन लेवल, इसको विंज कहते हैं। अब देखते हैं कि और ब्लॉक किसे कहते हैं। और ब्लॉक को मैंने डायग्राम में एक रेक्टेंगुलर के शेप में शो किया है। आप डायग्राम में देखें, आपको 3 और ब्लॉक देखने को मिलेगा। और ब्लॉक जनरली कहते हैं वैसे सॉलिड और ब्लॉक जो बाउंडेड होते हैं बाय 2 एडजेसेंट लेवल्स और 2 एडजेसेंट रेजेस एंड विंज। और ब्लॉक क्या है? तो यह एक सॉलिड और ब्लॉक होता है जो 2 एडजेसेंट लेवल्स के आमने सामने होता है और 2 जो रेजेस है और विंज है उसके आमने सामने होता है, उसी को हम लोग और ब्लॉक कहते हैं। दोस्तों, मेटल्स माइंस में इसी और ब्लॉक का हम लोग एक्सट्रैक्शन, जिस और ब्लॉक को हम लोग मेटल्स माइंस में एक्सट्रैक्शन करते हैं उसी को हम लोग स्टोपी कहते हैं। स्टोपी क्या है? इट इज़ द सॉलिड और ब्लॉक विच इज़ अंडर एक्सट्रैक्शन इज नोन एज स्टोपी। और स्टोपिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉलिड और ब्लॉक इज नोन एज स्टोपिंग।
वैसे प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग सॉलिड और ब्लॉक को एक्सट्रैक्शन करते हैं, निकालते हैं, उसे हम लोग स्टॉपिंग कहते हैं। ये सभी आपके टर्मिनोलॉजी थे जो कि मेटल साइंस में यूज़ होते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, जो भी टर्मिनोलॉजी मैंने आपके साथ डील किया है, यदि आप उसे अच्छी तरीक़ा से अध्ययन किए हैं और तो वो आपको आगे चल के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये सारे टर्मिनोलॉजी तो आपको डेफिनेशन बताता है। इसके बारे में आपको अलग अलग सब्जेक्ट है हायर स्टडीज़ में, तो उसको समझने से पहले आपको बेसिक को क्लियर करना होना चाहिए, तभी आप हायर स्टडीज़ को समझ सकते हैं। तो ये सभी बेसिक है, माइनिंग के बेसिक हैं, इनको समझना बहुत ही आवश्यक है। तो आप गहराई से इसे समझें। मैं अपना 100% देने का कोशिश करता हूँ। यदि आप को कुछ भी तरह का क्यूरीज है तो आप हमारी कमेंट सेक्शन में निश्चित कमेंट करें, मैं आपका उसका रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है हमारा कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन वेंटिलेशन एंड इन्वायरमेंट। तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला समझते हैं कि वेंटिलेशन कहते हैं किसको है और इसको करने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों आवश्यकता होती है हमें वेंटिलेशन की अंडरग्राउंड माइंस में। इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं। एज वी नो डैट इन अंडरग्राउंड माइंस देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सनलाइट एज वेल एज एटमॉस्फेरिक एयर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी अंडरग्राउंड माइंस में वहाँ पे कंप्लीटली एब्सेंस होता है सनलाइट का और आपका एटमॉस्फेरिक एयर का। हमें वेंटिलेशन में क्या करते हैं कि जो अपर सरफेस से हम लोग माइन को वेंटिलेट करते हैं, जो अपर का जो एटमॉस्फेयर है उसको हम लोग माइन में वेंटिलेशन के द्वारा उसे हम लोग पहुँचाते हैं। Hence we have to provide light as well as take down the atmospheric air into the underground mines. That's why ventilation is important. अब समझते हैं कि जो वर्ड है माइन वेंटिलेशन, उससे हम लोग क्या समझते हैं और क्यों करते हैं माइन वेंटिलेशन। सबसे पहला पॉइंट आता है टू सप्लाई फ्रेश एयर फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से हमें अंडरग्राउंड माइंस तक फ्रेश एयर को पहुंचाना ही होता है, उसी को हम लोग माइन वेंटिलेशन कहते हैं। माइन वेंटिलेशन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी हम लोग सरफेस से डाउनवर्ड जाते हैं, जब भी हम लोग सरफेस से डाउनवर्ड की ओर जाते हैं तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होता है। तो जनरली सी बात है, यदि आप सरफेस पे हैं उसके बाद आप अंडरग्राउंड माइंस में जा रहे हैं तो अंडरग्राउंड माइंस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा। इस टेम्परेचर को जो इंक्रीज़ हुआ है उसको हमको डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ करने के लिए या फिर आप बोल लीजिए टू लोअर डाउन द टेम्परेचर वी हैव टू वेंटिलेट। तो दैट्स वाई वेंटिलेशन इज़ मस्ट इन अंडरग्राउंड माइंस। तीसरा पॉइंट आता है ड्यू टू अंडरग्राउंड वर्किंग अ नंबर ऑफ पॉइजनस और फॉल गैस। बहुत सारे जो पॉइजनस गैसेस है, जो टॉक्सिक गैसेस हैं और जो खराब दूषित गैसेस है वो माइंस में रह जाते हैं, तो उसको हमको क्लियर करना होता है। तो उसके लिए भी हम लोग वेंटिलेशन करते हैं। तो ये सभी आपने समझ लिया कि माइन वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है। अब चलते हैं कि इनके टर्मिनोलॉजी को देखते हैं जो यूज्ड होते हैं माइन वेंटिलेशन। अब समझते हैं कि इनटेक एयर किसे कहते हैं। द एयर विच एंटर्स into the underground mines is known as intake air। वैसे एयर जो सरफेस से अंडरग्राउंड माइंस तक जाते हैं उसको हम लोग इनटेक कहते हैं। इनटेक का मतलब ये होता है कि अंदर की ओर जाना। अब देखते हैं रिटर्न एयर किसे कहते हैं। द एयर विच थ्रोन्स आउट ऑफ द माइन इज नोन एज रिटर्न एयर। वैसे एयर जो फॉल हो गए हैं, ख़राब हो गए, एलिमिनेट हो गए हैं, तो उसको हमको माइन से बाहर लाना के लिए एक सेपरेट रोडवे बनाते हैं। उस रोडवेज के द्वारा ही हमारा जो रिटर्न एयर है वो सरफेस की ओर वापस आके मिल जाता है सरफेस में। तो द एयर विच थ्रोन आउट ऑफ द माइन इज नोन एज रिटर्न एयर। रिटर्न एयर और इनटेक एयर, इन दोनों का जो रास्ता है वो आपका सेपरेट होता है। अब देखते हैं
वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट किसे कहते हैं? यह कहता है कि वैसा एरिया जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, यदि उस एरिया में इंडिपेंडेंट इनटेक और रिटर्न का रास्ता हो जो कि आपका मेन इनटेक और मेन रिटर्न से कनेक्ट हो, तो वैसे को हम लोग वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। इट मीन्स एन एरिया ऑफ वर्किंग ऑफ विच वेंटिलेटेड बाय फ्रेश एयर एंड हैज़ independent intake and return connected to the main intake and main return respectively। ये जनरली कहता है कि यदि जिस एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं, यदि उस एरिया को वेंटिलेशन, यदि उसका जो रिटर्न एयर है और इनटेक एयर, यदि उन दोनों का रास्ता अलग अलग होगा, तो यदि उसको हम लोग मेन इनटेक और मेन रिटर्न से कनेक्ट करते हैं, तो वैसे को हम लोग वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। दोस्तों, जो अंडरग्राउंड में वेंटिलेशन होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है आपका नेचुरल वेंटिलेशन और दूसरा होता है मैकेनिकल वेंटिलेशन। नेचुरल वेंटिलेशन किसे कहते हैं? जिसे हम लोग नेचुरल मीन्स के द्वारा एयर को सर्कुलेट करते हैं अंडरग्राउंड माइंस में, तो वैसे को हम लोग नेचुरल वेंटिलेशन कहते हैं। When the air is circulated by the natural means is known as natural ventilation। अब नेक्स्ट है मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन में क्या होता है कि जब हम लोग when the air is circulated by mechanical operated such as fan, यदि हम फैन के द्वारा जो वेंटिलेशन करेंगे तो उसको हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि फोर्सिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन, ऑक्सिलरी फैन, मेन वेंटिलेशन क्या होता है, बूस्टर फैन क्या होता है, इन सारे चीज़ों को एक एक करके देख लेते हैं। तो एक आता है आपका फोर्सिंग फैन। जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, यह फैन जनरली फोर्स करेगा एयर को। फैन विच सेंड फ्रेश एयर टू द माइन इज नोन एज फोर्सिंग फैन। दोस्तों, क्या होता है कि अंडरग्राउंड माइंस जब भी होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस में होता है। यदि आप ऐसा समझिए कि जो भी अंडरग्राउंड माइंस होता है वो लगभग आपका 1 किलोमीटर सरफेस से लेकर 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही डिस्टेंस में होता है। तो उतना लार्ज डिस्टेंस को हमको वेंटिलेशन करना है, तो यदि आप नॉर्मल फ़ैन लगा दीजिएगा तो वो 2 से 3 मीटर तक ही हवा को पहुंचा पाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है कि एक फोर्सिंग फैन को हम लोग लगाते हैं। उस फोर्सिंग फैन से पूरे माइन वेंटिलेशन हो जाता है। तो फोर्सिंग फैन का मतलब होता है द फैन विच सेंड फ्रेश एयर टू द माइन इज नोन एज फोर्सिंग फैन। अब देखते हैं कि एग्जॉस्ट फैन किसे कहते हैं। द फैन विच थ्रोज फॉल एयर ऑफ अंडरग्राउंड माइंस टू द सरफेस इज नोन एज एग्जॉस्ट फैन। वैसे फैन जो दूषित हवा हो गया है अंडरग्राउंड माइंस का, उसको यदि सरफेस तक पहुंचाता है तो वैसे फ़ैन को हम लोग एग्जॉस्ट फैन कहते हैं। एग्जॉस्ट फैन आपके किचन में भी लगा होता है। वो जनरली क्या करता है कि जो किचन का एयर है उसको वो बाहर एटमॉस्फेयर में मिला देता है, तो वैसे को हम लोग एग्जॉस्ट फैन कहते हैं। नेक्स्ट है वो है आपका मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर। इट इज़ अ मेन फैन ऑफ द माइन। यह माइन का मेन फैन होता है। इसी के द्वारा पूरे माइंस का जो वेंटिलेशन है हम लोग इसी फैन के द्वारा ही होता है। और इस फैन को माइन के एंट्रेंस गेट के ही पास ही लगाया जाता है। यह बहुत बड़ा साइज का होता है और यह इसका काम है कि पूरे माइन को वेंटिलेशन करना। अब आप समझ में आ गया होगा ये इतने सारे टर्मिनोलॉजी। अब देखते हैं कि ऑक्सिलरी फैन की। वैसे फैंस जो फोर्सिंग एज वेल एज एग्जॉस्ट का काम करें तो वैसे फैंस को हम लोग ऑक्सिलरी फैन कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि बूस्टर फैन किसे कहते हैं। बूस्टर फैन भी फोर्सिंग फैन का ही तरह होता है। यह भी जो एयर है उसको फोर्स करता है माइन तक पहुंचना के लिए। तो फैन विच बूस्ट द होल करेंट ऑफ एयर पासिंग अलोंग द इनटेक एयर इज नोन एज बूस्टर फैन। अब जो लास्ट टर्मिनोलॉजी है रिलेटेड टू द वेंटिलेशन उसको देखते हैं। ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन माइन एयर
इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जो भी वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे माइंस के हवा में, तो उसको हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। दोस्तों सर्दी के टाइम में क्या होता है कि यदि आप सुबह में गौर करें तो हर आदमी के मुंह से कुछ वेपर निकलता है, वो हमें ठंडियों में देखने को मिलता है और उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है आपका कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन माइन सपोर्ट। जो अंडरग्राउंड माइंस होता है उसके रूफ को सपोर्ट देना होता है। यदि हम लोग सपोर्ट नहीं देंगे अंडरग्राउंड माइंस के रूफ को तो वो फॉल कर जाएगा। तो उसके लिए हमें सपोर्टिंग इज़ मस्ट इन अंडरग्राउंड माइंस। अब देखते हैं कि हम लोग जो टर्मिनोलॉजी है माइन सपोर्ट से रिलेटेड उसको हम लोग देख लेते हैं। जो भी माइन सपोर्ट है उसको 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक होता है बेस्ड ऑन एडजस्टमेंट, दूसरा होता है बेस्ड ऑन पोजीशन और तीसरा होता है बेस्ड ऑन क्वालिटी। तो देखते हैं सबसे पहला बेस्ड ऑन एडजस्टमेंट को। एडजस्टमेंट कहने का मतलब होता है कि हम किस तरह से एडजस्ट करें, या तो वो आपका मूवेबल होगा या फिर वो अनमूवेबल होगा, तो उसके अनुसार सपोर्ट को भी बांटा गया है बेस्ड ऑन एडजस्टमेंट। बेस्ड ऑन एडजस्टमेंट इट इज़ ऑफ 2 टाइप, वन इज़ रिजिड सपोर्ट एंड सेकेंड वन इज़ द यील्डिंग सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट वैसे सपोर्ट्स होते हैं जिसे मूव नहीं किया जा सकता है। द सपोर्ट विच इज़ नॉट मूवेबल इज कॉल्ड रिजिड सपोर्ट। वहीं यील्डिंग सपोर्ट वैसे सपोर्ट्स होते हैं जिसे हम लोग मूव कर सकें। द सपोर्ट विच इज़ मूवेबल इज़ नोन एज यील्डिंग सपोर्ट। अब नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन पोजीशन। पोजीशन के अनुसार इसे 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक होता है आपका परमानेंट सपोर्ट, दूसरा होता है टेम्पररी सपोर्ट। जैसा कि आप नाम से ही इसे समझ सकते हैं। अब इस पे हम लोग चर्चा नहीं करते हैं और नेक्स्ट वन पे चर्चा करते हैं बेस्ड ऑन क्वालिटी। क्वालिटी के अनुसार सपोर्ट्स को भी 2 कैटेगराइज में बांटा गया है। एक होता है स्टील सपोर्ट और दूसरा होता है वुड सपोर्ट। लकड़ी के सपोर्ट को ही हम लोग प्रोप सपोर्ट कहते हैं। दोस्तों जब भी कोई भी घर का निर्माण होता है तो उसका जब ढलाई होता है उसमें हम लोग लकड़ी का एक खंभा देते हैं सपोर्टिंग के लिए। ठीक उसी तरह से माइंस के अंदर में लकड़ी का जो खंभा दिया जाता है सपोर्टिंग के लिए उसको हम लोग प्रोप सपोर्ट कहते हैं। जो प्रोप सपोर्ट में हम लोग या तो लकड़ी को यूज़ कर सकते हैं या तो आप स्टील का यूज़ कर सकते हैं। यदि स्टील का एक खंभा को हम लोग यूज़ करेंगे तो उसको भी हम लोग प्रोप सपोर्ट कहेंगे, और लकड़ी का भी खंभा को यूज़ करेंगे तो उसको भी हम लोग प्रोप सपोर्ट कहेंगे। अब देखते हैं कि लकड़ी के सपोर्टिंग में वो कितना लोड बियरिंग कर सकता है, यानी कि वह कितना लोड तक सह सकता है, और वहीं देखेंगे कि स्टील का लोड बियरिंग कैपेसिटी कितना होता है। तो वुड का लोड बियरिंग कैपेसिटी आपका 5 से लेकर 6 टन तक होता है। ये इतना तक के कैपेसिटी को ये झेल सकता है। वहीं आपका स्टील में वो ज़्यादा होता है। लोड बियरिंग कैपेसिटी स्टील का 10 से लेकर 12 टन तक होता है। स्क्रीन पे प्रोप सपोर्ट का एक इमेज शो हो रहा होगा। प्रोप सपोर्ट देने के लिए हम लोग वेज और लीड का प्रयोग करते हैं। लीड का काम क्या होता है कि वो आपका फ्लोर में रखा जाता है, उस लीड के ऊपर में ही आपका जो प्रोप है उसको रखा जाता है, और वेज का काम क्या है कि वो टाइट कर देता है लकड़ी के सपोर्ट को, ताकि वो हिल डुल ना पाए। दोस्तों अंडरग्राउंड माइंस में जब भी रूफ धंसने वाला होता है तो वो एक सिंबल देता है। सिंबल क्या होता है कि जो सपोर्ट हमने दिया है, यदि वहाँ का रूफ धंसने वाला है तो जो लकड़ी का सपोर्ट है वो आवाज़ करता है चर चर। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि वहाँ वो रूफ धंसने वाला है, तो जितने भी माइंस वर्कर होते हैं वो तुरंत भाग जाते हैं वहाँ से। है नेक्स्ट रूफ फोल्डिंग। इसका भी आपको इमेज शो हो पा रहा होगा स्क्रीन पे। रूफ फोल्डिंग इज़ अ टाइप ऑफ स्टील सपोर्ट। रूफ फोल्डिंग क्या होता है कि यह स्टील सपोर्ट होता है। रूफ फोल्डिंग भी एक तरह का स्टील सपोर्ट ही होता है। आपके स्क्रीन पे रूफ फोल्डिंग का इमेज शो हो रहा होगा। आप इजीली रूफ फोल्डिंग को इमेज के द्वारा समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट है डब्ल्यू स्ट्रप किसे कहते हैं।
इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टील सपोर्ट। यह भी एक तरह का स्टील सपोर्ट ही होता है जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है और इसके बीचों बीच में 3 गो होल किया जाता है। इस होल के द्वारा हम लोग यहाँ पे इसी होल में ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग करने के बाद रूफ वोल्टिंग कर देते हैं। तो ये सभी थे आपके सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी थे उन सारे को हमने डिस्कस किया। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों यहाँ पे आपका जो सेकेंड यूनिट है वो आपका एंड होता है और साथ ही साथ आपका जो एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है वो भी आपका ख़त्म होता है। मैंने एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी के सभी चैप्टर को डील किया है, वो भी मैंने 100% अपना देने का प्रयत्न किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद। आप अपना ख्याल रखें।